नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के इतिहास के सबसे शानदार और प्रभावशाली दौर में, मुगल साम्राज्य की कहानी। यह एक ऐसा साम्राज्य था जिसने भारत को न केवल शक्ति और समृद्धि दी बल्कि कला, संस्कृति और वास्तुकला में भी अनमोल योगदान दिया। इसकी शुरुआत से लेकर अंत तक की पूरी कहानी हम आज आपके सामने एक रोचक और विस्तृत अंदाज में पेश करेंगे। तो तैयार हो जाए इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए और चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में एक मध्य एशियाई योद्धा जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर ने रखी थी। बाबर का जन्म 1483 में फरगना घाटी में हुआ था, जो आज के उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। वह तैमूर और चंगेज खान जैसे महान विजेताओं के वंशज थे। बाबर का जीवन आसान नहीं था। मध्य एशिया में लगातार युद्ध और सत्ता के लिए संघर्ष ने उसे एक कुशल सेनानायक बना दिया था। उसका सपना था एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना। जब मध्य एशिया में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने अपनी नज़र भारत पर डाली। उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था, जो लोदी वंश के अधीन था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराया। ये लड़ाई मुगल साम्राज्य की स्थापना का पहला कदम थी। बाबर की जीत का राज था उसकी तोपों का इस्तेमाल और संगठित सेना, जिसने भारतीय युद्ध शैली को पूरी तरह बदल दिया। बाबर ने दिल्ली और आगरा को अपनी राजधानी बनाया और भारत में मुगल शासन की नींव रखी, लेकिन उसका शासन ज्यादा लंबा नहीं चला। 1527 में खानवा की लड़ाई में उसने मेवाड़ के राणा सांगा को हराया, जिससे उसकी सत्ता और मजबूत हुई। बाबर न केवल एक योद्धा था बल्कि एक कवि और लेखक भी था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा हमें उसके जीवन और विचारों की गहरी जानकारी देती है। 1530 में केवल 4 साल शासन करने के बाद बाबर की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो अगले 300 साल तक भारत पर राज करेगा। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा। हुमायूं को विरासत में एक अस्थिर साम्राज्य मिला था। उसे न केवल अपने भाइयों जैसे कामरान और हिंदाल से चुनौतियां मिली बल्कि अफगान सरदारों और गुजरात के शासकों से भी खतरा था। सबसे बड़ा खतरा था शेरशाह सूरी का, जो एक कुशल प्रशासक और सेनानायक था। 1539 में चौसा की लड़ाई और 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता छीन ली। हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। वह राजस्थान से सिंध और फिर ईरान चला गया, जहां उसे पर्शिया के शाह तहमास्प ने शरण दी। इस दौरान हुमायूं ने बहुत कुछ सीखा, खासकर पर्शियन कला और संस्कृति का प्रभाव उस पर पड़ा। 1555 में पर्शिया की सेना की मदद से हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर कब्जा किया और मुगल सत्ता को बहाल किया, लेकिन उसकी किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। 1556 में आगरा में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का शासन भले ही उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन उसने मुगल साम्राज्य को जीवित रखा। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका 13 साल का बेटा जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर 1556 में गद्दी पर बैठा। अकबर को मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। उस समय साम्राज्य की स्थिति बहुत नाजुक थी। दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी क्षेत्र मुगलों के नियंत्रण से बाहर थे। अकबर का शुरुआती शासन उसके संरक्षक बैरम खान के मार्गदर्शन में चला। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने हेमू को हराकर मुगल सत्ता को फिर से मजबूत किया। 1560 में अकबर ने खुद शासन संभाला और अगले 45 साल तक उसने मुगल साम्राज्य को एक नई ऊंचाई दी। अकबर की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी उदारता और दूरदर्शिता। उसने राजपूतों से दोस्ती की और जोधाबाई जैसी राजपूत राजकुमारियों से विवाह कर गठबंधन बनाए। उसने अपनी धर्मनिरपेक्ष नीति सुलह कुल के तहत सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए। उसने जजिया कर खत्म किया जो गैर मुस्लिमों पर लगता था। अकबर ने दीन-ए इलाही नामक एक नया धार्मिक दर्शन शुरू किया जो सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को जोड़ता था। हालांकि यह ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। अकबर ने अपने साम्राज्य को गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कश्मीर और दक्कन के कुछ हिस्सों तक फैलाया। उसने मनसबदारी प्रणाली शुरू की जिसमें सैन्य और नागरिक अधिकारियों को रैंक और जागीर दी जाती थी। यह प्रणाली साम्राज्य के प्रशासन को व्यवस्थित करने में बहुत कारगर रही। अकबर कला और संस्कृति का भी बड़ा संरक्षक था। उसने फतेहपुर सीकरी को
अपनी राजधानी बनाया, जहां उसने बुलंद दरवाजा और पंचमहल जैसी इमारतें बनवाईं। उसके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें तानसेन, अबुल फजल, बीरबल और टोडरमल जैसे विद्वान और कलाकार शामिल थे। अकबर ने अनुवाद कार्यों को भी बढ़ावा दिया, जैसे महाभारत और रामायण का पर्शियन में अनुवाद। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, लेकिन उसने एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो शक्ति, समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक था। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम उर्फ जहांगीर 1605 से 1627 तक गद्दी पर रहा। जहांगीर को कला और प्रकृति से बहुत प्यार था। उसके शासन में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। उसने छोटी छोटी चीजों जैसे फूलों और पक्षियों को चित्रों में उकेरने की कला को बढ़ावा दिया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक कुशल प्रशासक और कूटनीतिज्ञ थी। नूरजहां ने व्यापार और कला को भी प्रोत्साहन दिया, लेकिन जहांगीर का शासन पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं था। उसके बेटे खुसरो ने बगावत की और बाद में शाहजहां ने भी विद्रोह किया। जहांगीर ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1615 में भारत में व्यापार की अनुमति दी, जिसने बाद में अंग्रेजों की सत्ता की नींव रखी। जहांगीर का स्वास्थ्य शराब और अफीम के सेवन से खराब हो गया और 1627 में कश्मीर में उसकी मृत्यु हो गई। जहांगीर का शासन मुगल साम्राज्य के लिए एक सांस्कृतिक स्वर्ण युग था, लेकिन आंतरिक अस्थिरता के बीज भी यहीं बोए गए। 1628 में जहांगीर का बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठा। शाहजहां का शासन मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। वह वास्तुकला का दीवाना था। उसने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया, जो आज दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ताजमहल की खूबसूरती और शिल्पकला आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। शाहजहां ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और वहां लाल किला, जामा मस्जिद और शालीमार बाग जैसी शानदार इमारतें बनवाईं। उसने मोती मस्जिद और आगरा किले का भी विस्तार किया। शाहजहां ने साम्राज्य को दक्कन और उत्तर पश्चिम में और विस्तार किया, लेकिन उसके शासन के अंत में उसकी सत्ता को सबसे बड़ा खतरा अपने ही परिवार से मिला। उसके 4 बेटों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद के बीच सत्ता के लिए खूनी संघर्ष शुरू हुआ। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया और औरंगजेब ने अपने भाइयों को हराकर 1658 में सत्ता हथिया ली। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया, जहां 1666 में उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां का शासन वास्तुकला और समृद्धि के लिए याद किया जाता है, लेकिन पारिवारिक कलह ने साम्राज्य को कमजोर करना शुरू कर दिया। 1658 में औरंगजेब गद्दी पर बैठा और 1707 तक 49 साल तक शासन किया। वह मुगल साम्राज्य का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सम्राट था। औरंगजेब एक सख्त और धार्मिक शासक था। उसने इस्लामी कानूनों को सख्ती से लागू किया और गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लगाया, जिससे राजपूत, सिख और मराठा समुदायों में असंतोष बढ़ा। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में दक्कन को जीतने के लिए लंबे अभियान चलाए। उसने बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन मराठा नेता शिवाजी महाराज ने उसकी सत्ता को लगातार चुनौती दी। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति से मुगलों को परेशान किया। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मराठों ने औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को मारने का आदेश दिया, जिससे सिख समुदाय में भी विद्रोह भड़क उठा। औरंगजेब के लंबे दक्कन अभियानों ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा। औरंगजेब एक कुशल सेनानायक था, लेकिन उसकी सख्त धार्मिक नीतियों और लंबे युद्धों ने साम्राज्य के पतन की नींव रख दी। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन शुरू हुआ। उसके उत्तराधिकारी जैसे बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह और फर्रुखसियार कमजोर शासक थे। 1719 तक मुगल साम्राज्य की सत्ता केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रह गई थी। इस दौरान मराठों ने दक्षिण और मध्य भारत में अपनी शक्ति बढ़ाई और सिखों ने पंजाब में अपने प्रभाव को मजबूत किया। 1739 में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और कोहिनूर हीरा समेत भारी खजाना लूट लिया। इस हमले ने मुगल सत्ता की कमजोरी को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर भारत पर कई हमले
किए जिसने मुगल सत्ता को और कमजोर किया। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार ने मुगल साम्राज्य की सत्ता को और कमजोर कर दिया। इस समय तक मुगल सम्राट केवल नामात्र के शासक रह गए थे जिनका असली नियंत्रण मराठों और बाद में अंग्रेजों के हाथ में था। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट को अपनी कठपुतली बना लिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया और बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया। 1858 में उनकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य ने भारत को कला, संस्कृति और वास्तुकला में अनमोल योगदान दिया। ताजमहल, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी और जामा मस्जिद जैसे स्मारक आज भी उनकी शिल्पकला और वैभव की गवाही देते हैं। मुगल चित्रकला, विशेष रूप से छोटी चित्रकला, ने प्रकृति और मानव जीवन को बारीकी से दर्शाया। मुगल शासकों ने उर्दू और फारसी साहित्य को बढ़ावा दिया। अबुल फजल की आइन-ए-अकबरी और तुजुक-ए जहांगीरी जैसे ग्रंथ इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। मुगल शासकों ने संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। तानसेन जैसे संगीतकार मुगल दरबार की शान थे। मुगल साम्राज्य ने भारत में एक समन्वित संस्कृति को जन्म दिया जिसमें हिंदू और इस्लामी परंपराओं का मिश्रण देखने को मिला, लेकिन आंतरिक कलह, कमजोर उत्तराधिकारी और बाहरी आक्रमणों ने इस महान साम्राज्य को धीरे धीरे खत्म कर दिया। मुगल साम्राज्य की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और समृद्धि के साथ साथ एकता और उदारता भी जरूरी है। मुगल शासकों की गलतियों और उपलब्धियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये साम्राज्य भले ही खत्म हो गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। ताजमहल की संगमरमर की दीवारों में, लाल किले की भव्यता में और मुगल चित्रों की बारीकियों में। तो दोस्तों, ये थी मुगल साम्राज्य की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।